देखो कुछ लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था, अब उसके आगे हम लोग करेंगे। एक्टिविटी कुछ सीखना है, वो हम लोग सीखेंगे, उस एक्टिविटी को समझेंगे कि एक्टिविटी में क्या करना है। ठीक है, एक्टिविटी 6.1 इज देयर। यहाँ एक एक्टिविटी है, एनोटेशन जरा निकाल लूँ तो मैं लिख सकूंगा। ठीक है, नाउ यू कैन सी द एक्टिविटी 6.1। देखो, इन एक्टिविटी से भी क्वेश्चंस आते हैं। करना क्या है तुमको ये देखो। देखिए, इस एक्टिविटी को ध्यान से समझना। आफ्टर दिस एक्टिविटी यू आर एबल टू फाइंड आउट दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इस एक्टिविटी को करने के बाद आप जान सकोगे दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये चीज जान सकोगे। कैसे, वो आप समझो। ठीक है, करना क्या है, जैसे बुक में लिखा है अकॉर्डिंगली चलेंगे। टेक ए पॉटेड प्लांट विद वेराइगेटेड लीफ। देखो, एक पॉटेड प्लांट लेना है, गमले में लगा हुआ पौधा जिसका लीव्स वेराइगेटेड होगा। वेराइगेटेड यू कैन सी लीफ में दो या दो से ज्यादा कलर होंगे। ठीक है, ग्रीन भी होगा, येलो भी होगा समटाइम। जैसे आप मनी प्लांट देखते हो, मनी प्लांट में देखो ग्रीन येलो के स्पॉट्स होते हैं। क्रोटन से, इसमें भी आपको वेराइगेटेड लीफ, छींटदार इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, मल्टी कलर लीव्स यू कैन से, तो वेराइगेटेड लीव्स। अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनो। जस्ट ये पौधा जो आपने लिया पॉटेड प्लांट, यू हैव टू कीप द प्लांट इन डार्क रूम। इसको आपको डार्क रूम में रखना है 3 दिन के लिए, फॉर 3 days, सो दैट ऑल द स्टार्च गेट्स यूज्ड अप। सारे के सारे स्टार्च यूज्ड अप हो जाए। एक्चुअली ये प्लांट ग्रीन है तो फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा पहले से, धूप में है तो लीव्स के सेल्स में स्टार्च होगा। तो सबसे पहला काम ये करना है, यू हैव टू मेक दिस प्लांट लीव्स स्टार्च फ्री। तो इसके लिए आसान तरीका है, एक डार्क चैम्बर में 3 दिन के लिए रख दीजिए, वो डी स्टार्च हो जाएगा। जब वो डी स्टार्च 3 दिन के बाद क्या करना है, 3 दिन में हो ही जाता है डी स्टार्च, टेस्ट भी कर सकते हैं। तो नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 आवर्स। सब प्लांट को फिर से कहता है कि 6 घंटे आप धूप में रखिए। ठीक है, समझ गए। फिर उसके बाद कहता यह है कि प्लग ए लीफ फ्रॉम द प्लांट। पौधे से एक लीफ आपको तोड़ना है, एंड मार्क द ग्रीन एरियाज इन इट। आप पौधे को, लीफ को लीजिए, ठीक है ना, और उस लीफ में कहाँ कहाँ ग्रीन एरिया है तो पेपर पे ऐसे डिजाइन करके लीफ का एक आइडिया लगा सकते हैं कहाँ कहाँ है। आजकल तो कैमरा है तो यू कैन क्लिक द इमेज। हाँ ना, तो इमेज को क्लिक करके आप देख सकते हैं बाद में कि हाँ ये मेरा पहला वाला लीफ ऐसा था। ठीक है, तो पहले के ज़माने में कैमरा वैमरा स्कूल में अलाउड नहीं था, या बहुत सारी चीज़ें थी, तो ऐसे ही कर लिया जाता। पेन से ड्रॉ कर लिया, कॉपी पे ड्रॉ करने के बाद आइडिया लगा लिया कि कहाँ कहाँ ग्रीन एरिया है। ठीक है, इसीलिए इसमें लिखा है मार्क द ग्रीन एरिया इन इट एंड ट्रेस देम ऑन अ शीट ऑफ पेपर। डिप द लीफ इन ए बॉइलिंग वाटर। अब देखिए करना क्या है, ध्यान से सुनो। जिस लीफ को आपने तोड़ा है उसको आपको उबलते हुए पानी में डालना है। डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर ए फ्यू मिनट। इससे क्या होगा कि लीफ थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉफ्ट हो जाएगा। और उसके बाद करना क्या है, आफ्टर दिस इमर्स इट इन ए बीकर कंटेनिंग अल्कोहल। एक बीकर में अल्कोहल होगा, उसके अंदर ये लीफ को डालेंगे बॉइलिंग वाटर से निकाल के। तो होगा क्या, क्लोरोफिल गेट डिजॉल्व इन अल्कोहल, और लीव्स जो होंगे वो कलरलेस हो जाएंगे। लीव्स बिकम कलरलेस, वो पिगमेंट जो है वो घुल जाता है। ठीक है, अब कैसे करना है वो देखो। केयरफुली प्लेस द एबव बीकर इन ए वाटर बाथ एंड हीट टिल द अल्कोहल बिगिन टू बॉयल। तो उसके बाद उसका कलर चेंज हो जाएगा, है ना। व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखोगे, सॉल्यूशन का कलर ग्रीन हो जाना है धीरे धीरे, और लेकिन लीव्स हो जाएगा कलरलेस, राइट। नाउ डिप द लीफ इन ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर ए फ्यू मिनट्स। अब ये जो कलरलेस लीफ हुआ, इसको आपको क्या करना है कि आप एक वॉच ग्लास ले लो, या जो भी पेट्री डिश भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये लीफ आप डाल दीजिए। ठीक है, इसमें आयोडीन सॉल्यूशन रहेगा। देखो,
आपने पढ़ा हुआ है लोअर क्लासेस में आयोडीन जो है स्टार्च के साथ कलर कैसा देगा, वो ब्लूइश ब्लैक कलर देता है, ब्लूइश ब्लैक कलर देगा। ठीक है, आयोडीन स्टार्च के साथ क्या देगा, ब्लूइश ब्लैक कलर देगा। ठीक है, तो इसमें यही कह रहा है कि आप आयोडीन सॉल्यूशन में डालें, पत्ती को निकालें, उसको वॉश करें ताकि आयोडीन निकल जाए थोड़ा। एंड नाउ ऑब्जर्व द कलर ऑफ द लीफ और कंपेयर दिस विद ट्रेसिंग द लीफ डन इन द बिगिनिंग। शुरू में जो आपने किया था इसके साथ मैच करो, तो क्या देखोगे कि जो जो ग्रीन एरिया था, नाउ ऑल दीज ग्रीन एरिया बिकम ब्लू। देखो ये पूरा देख लो, ये है ना, ये सब ब्लू हो गया। कैसे हो गया, बिकॉज दिस एरिया इज हैविंग स्टार्च। तो स्टार्च अब बाकी जगह देखो नहीं है, तो यहाँ पर क्यों हुआ, तो आप समझिए कि ग्रीन एरिया था एंड ग्रीन इज ड्यू टू क्लोरोफिल, वो क्लोरोफिल की वजह से। तो जहाँ क्लोरोफिल था स्टार्च का फॉर्मेशन उन्हीं उन्हीं जगहों पे हुआ है, सीधे। ठीक है, मैच करके देखो यहाँ यहाँ। ठीक है, on this very basis we can conclude about the presence of a starch in those area of the leaf where chlorophyll is present। on तो हम लोग नट सेल में ये कह सकते हैं कि फॉर फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल इज एसेंशियल। बात समझ गए, इस एक्टिविटी का क्वेश्चन रहता है एग्जाम में, समझ गए, तो थोड़ा सा इसको पढ़ लेने से अच्छा है। ओके, तो ये पूरा इंक में इरेज करता हूँ, पेज स्क्रॉल करूँ। अब इसके बाद आता है लेटेस्ट स्टडी, ये कल डिस्कस करेंगे। अभी लेटेस्ट स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन्स कार्बन डाइऑक्साइड, कैसे प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। देखिए आपने पढ़ा हुआ है लोअर क्लासेस में कि प्लांट्स आर हैविंग स्टोमाटा, ये जो डायग्राम देख रहे हो ये स्टोमाटा है। ठीक है, प्लांट्स आर हैविंग स्मॉल पोर्स, वेरी टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। ठीक है, और सबसे ज्यादा अगर गैसेस एक्सचेंज कहीं से होता है तो दैट अकर्स थ्रू द स्टोमाटा, राइट। सो स्टोमाटा क्या है, दे आर टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस इन लीव्स थ्रू दीज पोर्स फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन आपको ध्यान देना है एक चीज, but it is important to note, read the line of NCERT, but it is important to note that here that exchange of gases occurs across the surface of stem, roots and leaves as well। अब ये कैसे हम तुमको बताते हैं। ठीक है, देखो आप ऐसे समझिए, leaves are having stomata, leaves में stomata होते हैं, so maximum gaseous exchange occurs through the stomata, number one। रूट्स हैं, रूट्स एंड स्टेम्स हैविंग लेंटिसल्स, लेंटिसल्स होते हैं। ठीक है, उसके जरिए भी ये गैसेस एक्सचेंज कर लेते हैं। यंग स्टेम इज आल्सो हैविंग स्टोमाटा, अगर कोई स्टेम ग्रीन है उसमें स्टोमाटा मिलता है यंग स्टेम में, तो वहां से भी वो फोटोसिंथेसिस हो जाता है। बट द मैसिव एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स थ्रू द स्टोमाटा। अब इस स्टोमाटा का स्ट्रक्चर आप समझ लो, सी द स्टोमाटा डायग्राम आप देखो, दिस इज ओपन वन एंड दिस इज क्लोज्ड वन। ये ओपन स्टोमाटा दिख रहा है, दिस इज क्लोज्ड। यहाँ देखना है, सी दिस पोर, ये पोर को देखो, ये एक्सपेंडेड है, दिस इज ओपन, और ये देखिए आपस में आके जुड़ चुका है, सो दिस इज क्लोज्ड वन, राइट। तो स्टोमाटा में आप क्या देखोगे, ईच स्टोमाटा इज हैविंग टू गार्ड सेल्स। यू कैन सी दिस इज द गार्ड सेल 1 एंड 2। शेप देखो इसका, तो शेप आप कह सकते हैं इट इज बीन सेल, ये बीन की तरह है। ठीक है, एंड इट इज हैविंग क्लोरोप्लास्ट इन इट, ये सब जो दिख रहा है डॉट्स, ये क्लोरोप्लास्ट है, दीज आर क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट आपको दिखाई दे रहा है, बात समझ में आ रहा है, क्लोरोप्लास्ट है। अब एक चीज और नोटिस करो, ये जो अंदर वाला वॉल है, इनर वॉल, दिस इज द इनर वॉल। ठीक है, इनर वॉल को अगर देखोगे तो इनर वॉल थिक होता है, इनर वॉल इज थिकर इन कंपेरिजन टू आउटर वॉल, दिस इज आउटर वॉल। ठीक है, ये बाहर का वॉल है एंड दिस इज द इनर वन। तो इनर वॉल कैसा होगा, दिस इज थिकर। ठीक है, थिकर देन आउटर वॉल। इससे फायदा क्या होगा, आउटर वॉल को थिन होना है, इनर वॉल थिक होगा,
that cause unequal expansion of guard cell which results in opening of stomata। समझ में आया? तो ये कैसे खुलेगा? बहुत सिंपल सा इसका फंडा है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। याद रखना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। अब गार्ड सेल कैसे करेगा? आप जरा थोड़ा इंक को इरेज करते हैं। देखिए गार्ड सेल क्या करेगा? द गार्ड सेल स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम। देखिए गार्ड सेल में जो पानी की एंट्री होती है, देखिए बगल बगल में जो सेल्स दिख रहे हैं, दीज आर सब्सिडियरी सेल्स और एसेसरी सेल्स। आप लीफ का सब्सिडियरी सेल इसको बोल सकते हैं या एसेसरी सेल्स भी इसको कह सकते हैं, राइट? तो दोनों में से कुछ भी बोलो, आइदर सब्सिडियरी, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसमें, सब्सिडियरी सेल्स और एसेसरी सेल्स। तो गार्ड सेल का क्या काम है? गार्ड सेल विल टेक वाटर फ्रॉम दिस सराउंडिंग सेल्स एंड जैसे जैसे पानी आएगा अंदर की ओर ड्यू टू एंडोस्मोसिस गार्ड सेल स्वेल अप। गार्ड सेल स्वेल अप होगा, फूलेगा ये, और नाउ देयर इज अनइक्वल एक्सपेंशन, मींस बाहर का वॉल थिन है तो ये ज्यादा खींचेगा बाहर की ओर और अंदर का वॉल थोड़ा कम खींचेगा, तो मींस अनइक्वल एक्सपेंशन इज देयर एंड दैट रिजल्ट्स इन ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल पोर, और उससे ये स्टोमेटल पोर खुलेगा। ठीक है, एंटायर प्रोसेस गेट रिवर्स्ड, मतलब यहाँ गार्ड सेल से पानी बाहर निकल गया, रिलैक्सेशन हुआ, गार्ड सेल विल श्रिंक एंड स्टोमाटा गेट क्लोज्ड। अब देखिए यहाँ जो कहता है ना कि गार्ड सेल स्वेल अप व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम, तो कंडीशन होगा कि किस कंडीशन में गार्ड सेल के अंदर पानी आएगा। तो देखिए इसमें कई सारे थ्योरी दिए जाते हैं, है ना? तो उसमें एक चीज आप जान लो कि यहाँ होना है ऑस्मोसिस। यहाँ क्या होना है? ऑस्मोसिस होना है। ऑस्मोसिस होना है, ऑस्मोसिस के जरिए पानी आएगा, तो देयर मस्ट बी डिफरेंस, इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस होगा। होता क्या है? गार्ड सेल के अंदर शुगर का फॉर्मेशन होना शुरू होता है ना? शुगर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, देन ऑस्मोसिस स्टार्ट। उस थ्योरी के अनुसार इसे पोटेशियम मैलेट बनता है। ठीक है, पढ़िएगा आगे क्लास में। उस थ्योरी के अनुसार शुगर इज नॉट देयर, वहाँ शुगर नहीं है, पोटेशियम मैलेट है। तो कुछ भी यहाँ बनेगा और उसकी वजह से ऑस्मोसिस होगा, और फिर बात समझ रहे हैं, स्टोमाटा विल। तो दिस इज द फंक्शनिंग ऑफ स्टोमाटा। तो ये भी एग्जाम में आता है, स्टोमाटा कैसे खुलता और बंद होता है। तो ज़्यादा नहीं लिखना आपको, डायग्राम बनाना है दोनों ओपन और क्लोज्ड का, 3-4 लाइन आपको लिख देना है, दैट इज एनफ फॉर क्लास 10, राइट? अब आगे देखते हैं, थोड़ा मैं स्क्रॉल करूंगा इसको। अब एक और एक्टिविटी है, इसको भी आप समझो। तो बात समझ रही हो रीबा? रेस्पॉन्स करो। ओके, अब इस एक्टिविटी को देखते हैं, एक्टिविटी 6.2। एक्टिविटी क्या कहता है तुम बताना, ठीक है? हम एक्टिविटी को एक्सप्लेन करते हैं। आप देखो डायग्राम में, सीधा डायग्राम, ये सेम एनसीईआरटी का पीडीएफ है, तो आपके बुक में भी यही चीज है। डायग्राम देखो, आपको 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट लेना है। टेक 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट्स विच आर नियरली द सेम साइज। देखिए डायग्राम के अंदर इस पौधे को देखो और इस पौधे को देखो, दोनों पौधा आपका बिल्कुल एक जैसा है, दिख रहा है? दोनों बिल्कुल एक साइज का है, एक जैसा है, लगभग एक जैसा है। ठीक है, प्रोसेस वही करना है। इन दोनों पौधों को पहले डार्क रूम में रख देना है ताकि इसको डी स्टार्च कर सके। ये बताया है ना कि वाई वी आर कीपिंग द प्लांट्स इन डार्क रूम। तो डार्क रूम में इसलिए रखते हैं इसको, बात समझिए, ताकि इसको आप डी स्टार्च कर सकें। लाइट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो धीरे धीरे लीव्स वाला सारा का सारा जो शुगर है वो कंज्यूम हो जाएगा और वो डी स्टार्च हो जाएगा। अब कहता है नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन सेपरेट ग्लास प्लेट। ये नीचे जो देख रहे हैं ये ग्लास प्लेट है, यहाँ भी देखो इट इज ग्लास प्लेट, ये ग्लास प्लेट है, ठीक है, दिस इज ग्लास प्लेट। ये बेल जार है, समझ गए? दिस इज बेल जार। तो बेल जार में क्या होता है कि नीचे से ये खुला हुआ होता है। बेल जार कैसा होगा? नीचे से खुला हुआ होता है, ठीक है, समझ गए बात? तो उसको ग्लास प्लेट पे रख दिया। फिर उसके बाद देखो आप डायग्राम ए में देखो, ठीक है, एक वॉच ग्लास इसमें आपको दिख रहा है और इस वॉच ग्लास के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है।
लेकिन दूसरे वाले में आप देखोगे इसमें बी में आपको ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं रखा गया है। कारण क्या है? देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। यानी इस सेटअप में से एक्सपेरिमेंट ये जो ए वाला है, इस सेटअप में से हम लोगों ने क्या किया है, वी हैव रिमूव्ड कार्बन डाइऑक्साइड बाय यूजिंग दिस क्यूएच सॉल्यूशन। इस सेटअप में से क्यूएच हटा दिया है, ठीक है। और दूसरे बी में देखोगे तो इसमें क्यूएच नहीं लगाया, मीन्स इसके अंदर जो हवा है बेल जार के अंदर, दिस इज हविंग कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। फिर ऐसा सेटअप करके बेल जार से इसको ढक देना है, ढक दिया। इसको भी देखिए बेल जार है ना, ये नीचे से खुला होता है तो ऊपर से ऐसे लाके ढक दिया, कांच का बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ ग्लास, ठीक है। तो लगा दिया, ठीक है। जहां ये ग्लास प्लेट पे रखे हो उसको एयर टाइट करना होगा। एयर टाइट कहने का मतलब एयर कैन एंटर ना, तो आपको करना क्या है, वैसलीन लगाना है, यूज वैसलीन टू सील द बॉटम ऑफ द जार टू द ग्लास प्लेट सो दैट सेटअप इज एयर टाइट। तो इसको भी एयर टाइट कर लेना है, इसको भी एयर टाइट कर लेना है। कैसे करेंगे? बाय यूजिंग वैसलीन। ये वैसलीन का इस्तेमाल करके ऐसा करेंगे। क्लियर है? अब आपको करना क्या है कि ये सेटअप आपका तैयार हो गया, धूप में रख दीजिए, पुट इन सनलाइट फॉर 2 आवर्स इज एनफ, है ना। तो 2 घंटे के लिए, 2 से 4 घंटा रखो तो ज़्यादा बढ़िया, ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, लेकिन 2 घंटे में काम हो सकता है। कीप द प्लांट्स इन सनलाइट फॉर अबाउट 2 आवर्स। और फिर उसके बाद वही करेंगे जो हम लोगों ने पहले वाले एक्टिविटी में किया था। वी हैव टू प्लग ए लीफ फ्रॉम ईच प्लांट। इस प्लांट ए से भी आपको लीफ निकाल के चेक करो और प्लांट बी से भी निकालो और चेक करो। कैसे चेक करेंगे? सेम प्रोसेस। प्रोसेस क्या था? हम लोगों ने क्या किया था, बॉयल द लीफ इन वाटर। शॉर्टकट में देखो, पहले तो बताया ही है, बॉयल द लीफ इन वाटर। इसको पानी में जो है आप उबाल दो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, सेकेंड स्टेप ये था, बॉयल द लीफ इन अल्कोहल ऑल्सो। बॉयल द लीफ इन अल्कोहल, ये भी करना था। वॉश द लीफ, लीफ को वॉश करो ताकि जो भी थोड़ा बहुत केमिकल है वो निकल जाए, ठीक है। एंड देन डिप द लीफ इन आयोडीन सॉल्यूशन। सेम प्रोसेस करना है स्टार्च टेस्ट वाला, ठीक है। and now see what will be the result। प्लांट ए से जो आपने लीफ लिया है उसका क्या रिजल्ट है, और प्लांट बी से जो लीफ लिया है उसका क्या रिजल्ट है। तो आप क्या देखोगे, रिजल्ट में आपको बताता हूँ क्या देखोगे। प्लांट ए के अंदर, प्लांट ए जो रहेगा उसका लीफ जो है, आफ्टर डिपिंग इन आयोडीन सॉल्यूशन, लीफ रिमेन कलरलेस, रिमेन कलरलेस, ठीक है। और जो बी वाला देख रहे हो, बी में, तो बी में क्या देखोगे कि जो लीफ है, ठीक है, बिकम ब्लूइश ब्लैक, ब्लूइश ब्लैक। क्लियर? तो बी में ब्लूइश ब्लैक होने का मतलब है कि इन बी स्टार्च फॉर्म हुआ है, स्टार्च फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर, तभी हुआ। नाउ थिंग, ऐसा क्या हो गया कि बी के अंदर स्टार्च बना है और ए वाले प्लांट में स्टार्च नहीं बना। देखिए अगर आप फैक्टर्स को देखो, ए इज गेटिंग एवरीथिंग, ए को सब कुछ मिल रहा है एक्सेप्ट कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब सनलाइट भी। इसको मैं थोड़ा सा इंक को मिटाता हूँ, देखो दिस वन इज गेटिंग लाइट, सनलाइट वो तो आ ही रहा है, ठीक है। पत्तियों के अंदर है तो लीव्स इज हैविंग क्लोरोफिल, वो तो है ही इसके अंदर, ठीक है। वाटर गमले में है तो वाटर मिल ही रहा है, नहीं मिल रहा है तो क्या नहीं मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रहा है, बिकॉज KOH देयर व्हिच इज रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इनसाइड द बेल जार, ठीक है। और इसमें आप क्या देख रहे हो, सब कुछ मिल रहा है, सनलाइट इज देयर, सनलाइट भी है, ठीक है। क्लोरोफिल तो है ही, लिव्स ग्रीन है तो क्लोरोफिल इज ऑल्सो देयर, ठीक है। वाटर भी मिल रहा है, ठीक है। साथ ही साथ दिस वन इज ऑल्सो गेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑल फैक्टर्स दे आर गेटिंग। तो यहाँ क्या हुआ, सभी फैक्टर्स की वजह से यहाँ क्या हुआ, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च, या स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ है। मेरी बात समझ में आई, स्टार्च का फॉर्मेशन यहाँ हुआ।
तो इस एक्टिविटी से आप क्या कंक्लूड करोगे? हम तो ये कंक्लूड करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड इज मस्ट फॉर फोटोसिंथेसिस, मस्ट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इसको आप एक्टिविटी के जरिए आप प्रूव कर सकते हैं। तरीका अपना बना सकते हो और भी। अगर सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस करना है तो क्या करेंगे, एक छोटा सा डायग्राम बताते हैं, उसी से समझ में आ जाएगा। सब में स्टार्स टेस्ट वैसे ही करोगे सारे एक्सपेरिमेंट में। अब देखिए यहाँ जो लिख रहा है कि बेस्ड ऑन 2 एक्टिविटीज परफॉर्म्ड एवर कैन बी डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोस्ट्रेट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल हो जाएगा। देखो करना क्या है, जस्ट जस्ट सी, आप क्या करो, मान लो कि पौधा गमले में जो लगा है इसी तरह का एक गमला लो, ठीक है, और आपको क्या करना है, मान लो कि ये लीफ है, ठीक है, तो लीफ में क्या कीजिए कि इन बिटवीन इस लीफ पे आप ब्लैक पेपर से इसको इस बीच में लगा दो। ब्लैक पेपर, काला कागज ही, बस कुछ नहीं करना है, दो एक दो ठो लीफ में कर लो, ब्लैक पेपर कर लो, ब्लैक पेपर से इसको थोड़ा इन बिटवीन मतलब बीच में इसको ब्लैक पेपर से कवर कर देना है, ठीक है, कुछ खास बात नहीं है, कवर कर दिया, बाकी तो लीफ में है ही लगा हुआ, और बस हो गया काम। अब इसके बाद इसको धूप में रख दीजिए। किस लिए रखेंगे, ताकि फोटोसिंथेसिस करे। जब टेस्ट करोगे तो क्या देखोगे, दिस इज एक्सपोज्ड पार्ट, इसको सनलाइट मिल रहा है, एक्सपोज्ड पार्ट इज दिस, इसको सनलाइट मिल रहा है। यहाँ भी देखो, दिस इज अगेन एक्सपोज्ड पार्ट, इसको भी सनलाइट मिल रहा है। ब्लैक पेपर की वजह से क्या हो रहा है कि दिस पार्ट इज नॉट रिसीविंग सनलाइट। तो जब आप स्टार्स टेस्ट करोगे तो एक्सपोज्ड पार्ट बिकम ब्लूइश ब्लैक, जो एक्सपोज्ड वाला पार्ट है वो ब्लूइश ब्लैक हो जाएगा, ठीक है, और जो ब्लैक पेपर वाला पार्ट होगा दैट रिमेन कलरलेस। तो सेम तरीका है, आप डिजाइन अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। देखो कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट टाइप का है, उसमें कुछ करना नहीं होता है, जिस चीज का इंपॉर्टेंस पता लगाना है वो ही नहीं देंगे, बाकी सब दे देंगे, काम हो गया, राइट। अब बात समझ में आ गया तुमको, बोलो हाँ ना, से यस और नो। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ओके, तो थोड़ा आगे बढ़ो। अब इस ओके ओके आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। देखो सो फार वी हैव टॉक्ड अबाउट हाउ ऑटोट्रॉप्स मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट। अभी तक तो ये सीखा कि कैसे एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरा करेंगे बाय फोटोसिंथेसिस, बट दे आल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल्स फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी, ठीक है। तो ये कहाँ से आएगा, आपको मालूम है कि वाटर जो यूज हो रहा है फोटोसिंथेसिस में वो पौधा मिट्टी से ले रहा है, ठीक है, बाय देयर रूट हेयर्स और बाय देयर रूट्स, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये तो पता है। बट अदर मटेरियल नाइट्रोजन भी चाहिए, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, दे आर आल्सो टेकन अप फ्रॉम द सॉइल। हमको पता है कि दीज आर द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सॉइल, तो पानी के साथ वो भी ये लेता है। नाइट्रोजन तो काफी जरूरी है, एसेंशियल एलिमेंट used in synthesis of protein and other compound. So this is very much essential, and these all nutrients are taken by the plant from soil through root hairs along with water, right? आगे देखो, ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है। तो these substances are taken in form of inorganic, नाइट्रोजन के लिए कहा जा रहा है कि इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स या नाइट्राइट के फॉर्म में, और इट इज टेकन अप एज ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। आपको पता है कि राइजोबियम बैक्टीरिया जो होते हैं, है ना, बड़ा फेमस है ये, राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है दे आर एबिलिटी टू फिक्स नाइट्रोजन, दे फिक्स नाइट्रोजन। तो इस नाइट्रोजन को भी पौधा इस्तेमाल करेगा, ठीक है, तो वो भी ऑब्जॉर्व करता है। तो ये हमको लगता है कि फोटोसिंथेसिस जो है आपको समझा दिया, और ये भी बता दिया कि हाउ प्लांट्स आर गेटिंग मटेरियल्स, और पूरा का पूरा मैकेनिज्म कल और आज वाले क्लास में मिला के हो गया, राइट। अब जो है अगले चीज पे मूव करेंगे, जस्ट फोकस ऑन दिस पैराग्राफ। सबसे पहले इस पैराग्राफ पे हम फोकस करेंगे, ठीक है।
हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? देखो लास्ट क्लास में भी जब स्टार्ट किया था चैप्टर तो कहा था हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। मींस द न्यूट्रिशन जो है वो खुद से नहीं होगा, ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्रोड्यूसर फॉर देयर फूड, राइट। अब समझिए बात को क्या लिखा है। देखिए प्रकृति में क्या होता है कि या इन्वायरमेंट में देखें, ईच ऑर्गेनिज्म इज अडेप्टेड टू इट्स इन्वायरमेंट। वो अडेप्टिव रहेगा तभी रह सकेगा। मछली पानी में रहती है क्योंकि फिश इज अडेप्टेड फॉर एक्वेटिक कंडीशन, तो वो सबके साथ वही है। Mark this line in your book. The form of nutrition differs depending on the type and availability of food material as well as how it is obtained by the organism. देखिए ध्यान से सुनना क्या कह रहा है। न्यूट्रिशन का जो फॉर्म है वो डिपेंड करता है किस पे, किस तरह का फूड मटेरियल उपलब्ध है वहाँ, जिस एरिया में रह रहा है, जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है ना, और उसको वो कैसे ऑब्टेन कर रहा है। ठीक है, हाउ द ऑर्गेनिज्म इज टेकिंग देयर न्यूट्रिशन। ठीक है, अब मान लो कि हम लोग ऑटोट्रॉप्स कैसे कहते हैं ना, ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स की बात हम लोग इसलिए यहाँ पर कर रहे हैं कि ऑटोट्रॉप्स हो गए प्लांट्स, उनका मेथड है कि वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, अपना खाना बनाएंगे। बट कुछ एनिमल्स आप देखो जरा, ठीक है, देखिए फूड सोर्स जो होता है वो वेरिएबल है। आप समझिए कैसे। फूड सोर्स इज स्टेशनरी, जैसे पेड़ पौधे जहां पर हैं वहीं पर टिके हैं, और फूड सोर्स में भी मोबाइल। ठीक है, अब देखो मान लो कि सपोज एनी एनिमल और वांट टू हर्बीवोर्स, एनी एनिमल मीन्स हर्बीवोर्स, उनके लिए बड़ा आसान है। प्लांट्स एक जगह स्थिर है तो आराम से आके आएगा, ब्राउजिंग करेगा, खा लिया, काम खत्म। और कुछ फूड सोर्सेज होते हैं, मोबाइल होते हैं, जैसे डियर, वो यहाँ वहाँ घूमेगा एनिमल्स, तो दोनों को डिफरेंस हो जाएगा। अब देखो प्लांट्स के लिए इजी है ना, प्लांट्स के लिए आसान है कि वो पकड़ में आ जाता है बहुत जल्दी। ठीक है, जो जैसे डियर है वो आएगा, प्लांट भाग नहीं सकता, दे आर स्टेशनरी। ठीक है, तो वो आसानी से उसको खाएगा, सिंपल है ना। बट अगर आप डियर है और इसको खाने के लिए कोई कार्निवोरस एनिमल है, तो आप सोचो कि देयर मस्ट हैव सम फीचर्स सो दैट दे कैच डियर, दे कैन कैच डियर, वो हिरन को पकड़ सकता है। तो इसलिए एग्जाम्पल यहाँ कोट किया है, आप देखिए, कहता है फॉर एग्जाम्पल वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी और मोबाइल would allow for differences in how the food is assessed and what is nutritive apparatus used by a cow and a lion। बात समझ में आ रहा है? तो ये मेथड हो सकता है, उनका अपना अपना होता है। देयर इज अ रेंज ऑफ अ स्ट्रेटजी by which the food is taken in and used by the organism। ठीक है, अब इन्हीं का अलग अलग मेथड है। ठीक है, some organism break down the food material outside the body, mind it, some organism break down the food material outside the body and they absorb it। जैसे हो गया फंगस, ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड क्या करेगा, ये आपके ब्रेड पे लग जाता है, फंगस है ये। एक्चुअली दे डिस्चार्ज एंजाइम और दे सिक्रीट एंजाइम ओवर द ब्रेड। वो ब्रेड के ऊपर एंजाइम सिक्रीट करेगा एंड दैट एंजाइम इज गोइंग टू डाइजेस्ट ब्रेड आउटसाइड द बॉडी, और फिर उस फॉर्म में, डाइजेस्टेड फॉर्म में ये लेगा। समझ गए? तो यही होता है ब्रेड मोल्ड में, वही है, ईस्ट इज सेम थिंग, मशरूम। तो ये है, तो इस तरह का भी होता है। आप देखो इसमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे अदर टेक इन होल मटेरियल एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड द बॉडी। कुछ है जो पूरा का पूरा मटेरियल वो खा जाएगा और शरीर के अंदर वो उसका ब्रेक डाउन होता है। उसका बॉडी डिजाइन उसके अकॉर्डिंग टू होता है। व्हाट कैन बी टेकन इन एंड ब्रोकन डाउन डिपेंड्स ऑन द बॉडी डिजाइन एंड फंक्शनिंग। अब कौन सा चीज शरीर के अंदर लेगा और कैसे उसको डाइजेस्ट करेगा, वो ऑर्गेनिज्म के बॉडी डिजाइन पे डिपेंड करेगा, राइट। सम अदर ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी जो पेड़ पौधों से एनिमल्स अपना भोजन लेते हैं, उसको मारते नहीं है, पैरासिटिक को। सो ओवरऑल अगर आप चाहें, यू कैन क्लासिफाई हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अंडर सेवरल हेडिंग्स। अलग अलग हेडिंग्स में आप उसको
कैटेगराइज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? डेड बॉडी से ले रहा है, देखिए, तो दैट इज द सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। लिविंग बॉडी से लेगा, उसके बॉडी के ऊपर रह रहा है, तो वो अलग है। तो जरा सा इसमें हम लोग थोड़ा देख लें। ऑन द बेसिस ऑफ दिस वेरी डिस्कशन वी कैन कंक्लूड टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो वो हम लोग थोड़ा सा इधर देख लें, टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कशन ऑन दिस पैराग्राफ। पहला जो हमको समझ में आ रहा है, वन इज द सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सैप्रोट्रॉफिक, अब एग्जाम्पल बोलूंगा ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा। सैप्रोफिटिक भी कह सकते हैं, और यू कैन कॉल इट सैप्रोट्रॉफिक। ठीक है, अब सैप्रोट्रॉफिक में क्या देखा था, यहाँ देखिए, जो बॉडी के बाहर जो ये हो रहा था, सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब। इसमें क्या होगा, आप समझो कि इन सैप्रोफिटिक और सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इसमें ये होगा, फूड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, देखो मैं लिख देता हूँ, फूड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक रिमेन्स, ऑर्गेनिक रिमेन्स, ठीक है, ऑर्गेनिक रिमेन्स लाइक डेड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अगर ब्रेड को भी देखोगे तो ब्रेड क्या है, इट इज ऑर्गेनिक रिमेन। ठीक है ना, तो यहाँ ऑर्गेनिक रिमेन से अपना ये भोजन लेगा। समझ में आया? ठीक है, तो ये होते हैं सैप्रोट्रॉफिक। अब इसी में दो वर्ड अलग अलग यूज कर सकते हैं। प्लांट के केस में आप सैप्रोफाइट कहना, एनिमल होगा तो आप कह सकते हैं उसको सैप्रोजोइट्स। ठीक है, तो कई सारे फंगस के एग्जांपल आपको बुक में ही लिखा है, ब्रेड मोल्ड देखो, ईस्ट है, मशरूम है, दे ऑल आर सैप्रोट्रॉप्स। और ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आप इसको पॉपुलरली दे आर नोन एज सैप्रोट्रॉप्स। ठीक है, सैप्रोफाइट, सैप्रोट्रॉप्स आप कह सकते हैं, तो आसान हो गया। और एक चीज हमेशा याद रखना, जो सैप्रोट्रॉप्स होंगे, है ना, सैप्रोट्रॉप्स के अंदर एक्सटर्नल डाइजेशन होगा। सैप्रोट्रॉप्स हैव एक्सटर्नल डाइजेशन, एक्सटर्नल डाइजेशन हमेशा याद रखना, इसमें एक्सटर्नल डाइजेशन होगा। ठीक है, कैसे होगा? दे सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम ओवर द एक्सटर्नल सब्सट्रेट। तो समझ में बात आ गया, और वो एंजाइम फिर अपना काम करेगा कन्वर्टिंग देम इनटू सिंपलर एंड सॉल्युबल सब्सटेंसेस। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना, सैप्रोट्रॉप में एक्सटर्नल डाइजेशन होगा। कैसे? तो ये क्या करेंगे, दे सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स ओवर द मटेरियल। जो भी उनका खाना होगा उस पे वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स डालेंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स ओवर द ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। तो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट उसका फूड सोर्स हो गया। ब्रेड के ऊपर आपका ब्रेड मोल्ड यही काम करता है। ठीक है, समझ में आया? और फिर एंजाइम का तो काम पता है कि डाइजेस्टिव एंजाइम है, तो इट इज गोइंग टू ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू सिंपलर फॉर्म। एक सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन आपको समझ में आ गया। उसी तरह से आप दूसरा देखो, एक और दूसरा होता है, दैट इज द पारासिटिक न्यूट्रिशन। वो आपको बताते हैं। पारासिटिक में क्या होगा, पारासिटिक न्यूट्रिशन, तो पारासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होगा, अगेन इट इज हेट्रोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके, लिविंग
organism obtain food from living organism of another species. Living organism of another species. ठीक है, another species. तो किसी लिविंग होस्ट से अपना ये खाना लेगा. ठीक है, एंड सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैरासाइट्स. इनको पैरासाइट्स. पैरासाइट्स. ठीक है, अब कुछ एग्जांपल आपका पैरासाइट लिखा है, जैसे कस्कुटा हो गया, दिस इज प्लांट पैरासाइट. कैस्कुटा, दिस वन प्लांट पैरासाइट. जो टिक है, एनिमल पैरासाइट. लाइस, लीचेस, टेपवर्म, दीज आर एनिमल पैरासाइट. ठीक है, बात समझ में आया. अब दो तीन टर्म इसमें याद रख लेना. एक्टो पैरासाइट, इंडो पैरासाइट, एकदम याद रख लो, नाम से ही पता चल जाएगा. एक्टो पैरासाइट, इट लिव्स आउटसाइड द बॉडी. एक्टो. इंडो पैरासाइट का क्या होगा, ये बॉडी के अंदर होगा. तो कभी कभी कोई ऐसा ही तुमसे पूछ लेंगे, एक्टो पैरासाइट, एक इंडो पैरासाइट का नाम बताओ. तो लाइस जो हो गया, दैट इज द एक्टो पैरासाइट. और इंडो पैरासाइट में टेपवर्म इज इंडो पैरासाइट. प्लांट पैरासाइट में अमरबेल. एक तो याद रखो अमरबेल, इसको आपको याद रखना है. समझ में आया. तो ये आप दो तीन जो है डेफिनेशन जो है आप याद रखो. और तीसरा जो तरीका है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का, वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन. होलोजोइक न्यूट्रिशन पे आप देखेंगे उसमें क्या होगा, और फिर आगे जो डिस्कशन हम लोग करेंगे अमीबा में या फिर ह्यूमन में, दैट वी डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन. राइट. तो होलोजोइक थोड़ा देख लो. देखिए यहाँ लिखा है ना, यहाँ सी दिस लाइन, अदर take in whole material and break it down inside their body. ठीक है, आप इसको देखो, यहाँ जो लिखा है ना अदर, दिस लाइन. ठीक है, समझ गए. तो इस लाइन को आप देखिए और उसके बेसिस पे आप समझो कि ये क्या है. तो ये है होलोजोइक न्यूट्रिशन. दिस न्यूट्रिशन इज होलोजोइक टाइप. होलोजोइक न्यूट्रिशन. होलोजोइक न्यूट्रिशन किसको कहेंगे, आप ध्यान से समझो. इसमें होता क्या है, व्हाट इज हैपनिंग इन होलोजोइक न्यूट्रिशन. ठीक है, देखो इसमें क्या होगा, इट इन्वॉल्व्स इनटेक ऑफ सॉलिड पीसेस ऑफ फूड एंड देन देयर डाइजेशन अकर. ओके, तो आप ऐसे इसको हम कह दें सिंपल लैंग्वेज में, एकदम सरल भाषा में, इट इज एनिमल लाइक न्यूट्रिशन. एकदम सरल, एनिमल लाइक न्यूट्रिशन which completes in 5 steps, which completes in 5 steps, जो 5 स्टेप में पूरा होगा. स्टेप नंबर 1, इंजेशन. इंजेशन में क्या होना है, इनटेक ऑफ फूड मटेरियल. ऑर्गेनिज्म ने खाना खाया, इंजेशन हो गया. एंड देन आफ्टर द सेकेंड फेज इज डाइजेशन. डाइजेशन पे बात करेंगे थोड़ा. डाइजेशन का मतलब क्या है, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म. ठीक है, ध्यान देना. डाइजेशन का मतलब है कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म. ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, दिस इज डाइजेशन. अब देखो किसका कन्वर्जन कैसे होता है, थोड़ा मैं तुमको इधर दिखाऊं. लेट मी इरेज समथिंग. फूड इज हैविंग सम कंपोनेंट्स. आपको पता है फूड इज हैविंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स.
पता है। तो देखिए डाइजेशन जो होना है, कार्बोहाइड्रेट अगर है तो दैट शुड बी कन्वर्टेड इनटू सिंपलेस्ट वन, तो इसका कन्वर्जन होना है ग्लूकोज में, ठीक है। फैट्स अगर है तो इसका डाइजेशन होना है किसमें, फैटी एसिड्स में, ठीक है। जब तक ये कन्वर्ट नहीं हो जाता डाइजेशन कंप्लीट नहीं होगा। प्रोटीन जो है इसका कन्वर्जन होना है एमिनो एसिड में आफ्टर डाइजेशन, ठीक है। एमिनो एसिड में कन्वर्जन होना है। बच गया विटामिन प्लस मिनरल्स बचा, तो इनका डाइजेशन नहीं होता, नो डाइजेशन, ये डायरेक्टली बॉडी के काम आते हैं, नो डाइजेशन, ठीक है। समझ में आया? तो ये डाइजेशन हो गया। डाइजेशन के बाद जो तीसरा काम होगा, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब किया जाएगा, दैट इज एब्जॉर्प्शन, इसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। थर्ड नंबर इज दिस। 4 हो गया एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होगा, बॉडी विल यूज एब्जॉर्ब फूड मटेरियल इन देयर मेटाबॉलिक प्रोसेस, प्रोटोप्लाज्म बनाया जो करे, एसिमिलेशन आएगा। और लास्ट में शरीर से अनपचा खाना, अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी, दैट इज इजेशन, ठीक है। ये पूरा का पूरा 5 स्टेप होता है, 5 स्टेप प्रोसेसेस आर देयर इन होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इतना तो हो गया हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। अब आगे जो है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, इसमें 2 चीज आपको करना रहेगा। एक करना रहेगा न्यूट्रिशन इन अमीबा, और दूसरा जो करना रहेगा दैट इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो दोनों हम लोग करेंगे, लेकिन अब आज की क्लास में नहीं करेंगे, टाइम खत्म हो रहा है। तो कल के क्लास में करते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा, और ह्यूमन बीइंग भी कल शुरू करेंगे, जितना हो जाए, नहीं तो फिर अगले दिन, ठीक है।